हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में मानवीय साधन विकास के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हम फिज़िकल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं पानी, बिजली, सड़कें, है ना, इत्यादि, बैंक्स, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील इंडस्ट्री, ये सब बातें करते हैं, है ना। और जब हम कहते हैं कि मानवीय साधन, तो हम बात करते हैं कि जो मनुष्य हैं, जो इंसान हैं, या जो ह्यूमन रिसोर्स है देश का, उसके विकास के लिए हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो मानवीय साधन है उसका विकास होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जल की पूर्ति, स्वच्छता, इन सब से मानवीय साधनों का विकास होता है ना। इसी से इंसान को हम बेहतर इंसान बना सकते हैं। बिना शिक्षा के आप सोच सकते हैं इंसान का विकास कैसे होगा, बिना अच्छे स्वास्थ्य के कैसे होगा, पोषण के कैसे होगा। तो ये जो बेसिक नीड्स हैं जिनसे कि हम मानवीय साधन का विकास करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। सारी रिसर्चेस ये कहती हैं कि 1 रुपया अगर हम फिज़िकल रिसोर्सेज पर खर्च करें और 1 रुपया हम मानवीय साधनों पर खर्च करें, तो मानवीय साधनों पर जो 1 रुपया खर्च किया जाता है उसके रिटर्न्स ज़्यादा हैं। कि हम सड़कें बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, लेकिन बनाएगा कौन? बनाएगा तो इंसान ही ना। तो अगर सिविल इंजीनियर्स नहीं होंगे तो ये सब नहीं होगा। तो ये हमारा मतलब ये कि दोनों एक दूसरे को सहायक हैं। तो भारत में अगर हम साक्षरता की बात करें, भारत में शिक्षा के विकास में साक्षरता की बहुत हम मुख्य भूमिका मानते हैं। तो साक्षरता की दरों को अगर हम देखें, 1951 में हमारे यहाँ पर 18.33% ही लोग साक्षर थे। और साक्षर का अर्थ होता है कि जो सिर्फ पढ़ और लिख सकता है। BA MA नहीं होता साक्षर का अर्थ, या 12th किया हुआ। साक्षर का अर्थ है जो सिर्फ पढ़ना और लिखना जानता है। तो वो ऐसे लोग भी जब भारत आज़ाद हुआ तो सिर्फ 18% ही थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। BA MA का तो पूछिए ही मत, बहुत ही कम थे। लेकिन 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार 73% लोग साक्षर हो गए। यानी कि जो इतने सालों में जो विकास हुआ 60 साल में, उसमें 18% से 73% लोग साक्षर हो गए। और पुरुष जो थे वो 27% से 80, करीब 81%, स्त्रियां 8.8% से 64%, ये हमारे यहाँ साक्षरता में विकास हुआ। ठीक है, अब अगर डिफरेंट स्टेट्स को देखें हम, तो 2001 और 2011 का अगर हम कंपैरिजन करें 10 साल का, तो मध्य प्रदेश, बिहार में 47% से ये परसेंटेज बढ़ा साक्षरता का, 61 करीब 62%। मध्य प्रदेश में 73 से करीब 70 हो गया। राजस्थान में 60 से 66, उत्तर प्रदेश में 56 से 67, ओडिशा में 63 से 72.9, उत्तराखंड में करीब 71 से 78, छत्तीसगढ़ में 64 से 70, झारखंड में 53 से 66, और पूरे हिंदुस्तान में 64.8% जो 2001 में था वो 10 साल में बढ़ कर के 73% हो गया। यानी कि जो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप हम इसको कहते हैं, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप इसलिए कहलाता है ये आशीष बोस ने कहा कि ये जो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप है, EAG का नाम दिया। यानी कि जो ग्रुप पढ़ लिख जाता है वो ही देश के विकास के सारे फ़ायदे उठा पाता है। तो इसको एम्पावर्ड, डॉक्टर आशीष बोस ने इसको एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का नाम दिया। फिर उन्होंने कहा कि 4 जो राज्य हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बीमारू, है ना, इससे इन्होंने ये शब्द बनाया। ये 4 राज्य बीमार राज्य हैं, इनको बहुत बेहतर, इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत उन्होंने कही। स्त्रियों में प्रभावी साक्षरता की दरें कुछ राज्यों में 2011 में अगर देखो तो बिहार में 73 थी, राजस्थान में 52%, छत्तीसगढ़ में 60, और केरल में करीब 92% महिलाएं साक्षर रहीं, है ना। तो साक्षरता को बढ़ाने के लिए जो है कुछ प्रोग्राम्स का सहारा लिया गया, कुछ उपायों का सहारा लिया गया। प्राइमरी और अपर प्राइमरी तक नामांकन में वृद्धि को प्रोत्साहित किया गया।
पुरुष और महिला शिक्षकों का विस्तार किया गया। छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और अन्य प्रोत्साहन के उपयोग किए गए। 2004 में कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय स्कीम प्रारंभ की गई, जिसके द्वारा लड़कियों को अपर प्राइमरी स्तर के स्कूलों की स्थापना की गई। ऐसे स्कूल बनाए गए जहाँ पर लड़कियों के स्कूलों को बढ़ाया गया। सामग्रीकृत बाल विकास कार्यक्रम को आंगनबाड़ी से जोड़ा गया। फिर मिड डे मील, ताकि बच्चे भूखे ना रहें और खाना खाने घर जाने के चक्कर में घर जाते वापस नहीं लौटते, या खाना खाने के अट्रैक्शन से स्कूल आ जाते हैं, तो किसी भी तरह से बच्चे को बुलाया जाए स्कूल। फिर सरकार लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान, निःशुल्क साइकिलों की व्यवस्था इत्यादि का प्रयास किया गया। फिर सर्व शिक्षा अभियान एक चलाया गया। 6 से 14 साल के सारे बच्चे स्कूल आएँ, इसके लिए नए स्कूल खोले, स्कूल भवन बने, पेयजल की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा। सरकार को बालिकाओं की शिक्षा के लिए कमरों की वृद्धि, अध्ययन सामग्री की उपलब्धि, घर से स्कूल आने जाने तक की सुविधाओं का विस्तार करना, अध्यापकों की पर्याप्त व्यवस्था करने से बहुत सारे बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम चलाए गए, ताकि 2021 में हम हर बच्चा स्कूल आ सके, है ना। ये इस तरह से प्रोग्राम शुरू किए गए। फिर शिक्षा पर व्यय देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 3% से बढ़ाकर 4 से 5% करना होगा, ताकि एजुकेशन पर प्रॉपर ध्यान दिया जा सके। फिर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा RTE राइट टू एजुकेशन दिया गया, कि कोई भी ये सरकार को ये नहीं कह सकता कि हमारा बच्चा स्कूल जाना चाहता है, स्कूल नहीं है। 6 से 14 साल में राइट टू एजुकेशन है, यानी कि गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि हर बच्चा स्कूल जाए। तो ये निश्चित किया गया कि हर बच्चा स्कूल लाया जाए। तो अध्यापकों को और पंचायत के स्तर पर सभी में ये इस तरह से अभियान चलाया गया राइट टू एजुकेशन का, ठीक है। अब देखिए, एजुकेशन के बाद हम आते हैं स्वास्थ्य पर, कि आप स्वस्थ नहीं होंगे तो क्या पढ़ेंगे, क्या काम करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकता व्यक्ति, तो उसका स्वस्थ रहना ज़रूरी है। अब स्वस्थ रहने में हम ये देखते हैं कि जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, कितने लोग स्वस्थ हैं। तो अगर देखें तो 1991 में जो जन्म दर थी, यानी 1000 लोगों पर 29.5 लोगों का जन्म हो रहा था, और 2012 में वो घट करके 21.6 हो गई ना। जन्म दर गिरी है ना, जो कि अच्छा संकेत है। और मृत्यु दर का गिरना, ये भी अच्छा संकेत है, 9.8 से 7.0 हो गई, यानी 1000 लोगों पर हर साल 9.8 लोग मरते थे, अब 7 लोग मरते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पीपल आर बिकमिंग हेल्दियर, और कम लोगों मरना कम हो गया, है ना। फिर कुल प्रजनन दर, यानी कि फर्टिलिटी, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि एक प्रति महिला कितने बच्चे हैं, तो 3.6 बच्चे थे एक महिला के 1991 में, वो घट करके 2.1 हो गए। एक महिला का फर्टिलिटी जो है वो 2.1 पर आ गई। शिशु मृत्यु दर, ये देखिए, शिशु मृत्यु दर जो है उसका कम होना बहुत ज़रूरी है। शिशु मृत्यु दर का कम होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे ज़िंदा नहीं रहेंगे तो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, और जब इतनी सुविधाएं हो जाएं चिकित्सा की, कि ये पक्का हो जाए कि बच्चा होगा और मरेगा नहीं, क्योंकि चिकित्सा की सुविधाएं अवेलेबल हैं, तो जहाँ पर 1000 पर 80 बच्चे मरते थे, अब सिर्फ 42 मर रहे हैं, यानी कि चिकित्सा की सुविधाओं का विस्तार किया गया। फिर जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा, यानी एक बच्चा जन्मता है तो वो कितने साल जिएगा, ठीक है, कितने साल जीने की उसकी एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं चिकित्सा की सुविधाओं के अनुसार, पोषण की सुविधाओं के अनुसार। तो यानी कि एवरेज एज क्या है एक देश में, औसतन आयु कितना है, तो इंडिया में जो 59.4 ईयर्स थी उम्र लोगों की एवरेज एज 1991 में, वो बढ़ करके 66 वर्ष हो गई, ठीक है। अब देखिए, देश में सामुदायिक केंद्रों का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का, उप केंद्रों की ग्रामीण और अर्ध शहरी केंद्रों में स्थापना की गई है, ताकि सब जगह डिस्पेंसरी हॉस्पिटल्स हों, ताकि लोग डॉक्टर को दिखा सकें। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एक चलाया गया 2005 में। इसमें 18 राज्यों पर खास ध्यान दिया गया। जैसे हमने पहले कहा था एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, वो उसके जो 8 राज्य हैं
उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उनमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। तो मलेरिया, अंधापन, टीबी, कोढ़ आदि के इलाज की व्यवस्था, फिर डॉक्टरों नर्सों की नियुक्ति, जननी सुरक्षा योजना यानी महिलाएं जो हैं बच्चा जब पैदा हो तो वो उनके किसी ट्रेंड नर्स या डॉक्टर के अंडर में पैदा हो। इस तरह की सारी प्रोग्राम्स चलाए गए। फिर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 6 अखिल भारतीय एम्स नए स्थापित किए गए। एड्स के नियंत्रण का काम किया गया। आयुष एक प्रोग्राम चलाया गया, उसके तहत आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इन सब की भी दवाइयों और इन सब की डिस्पेंसरीज पर खर्चा किया गया। फिर भारत में शिक्षा, आमदनी व शहरीकरण के विकास के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं की मांग भी बहुत बढ़ रही है। तो वर्तमान में 70% अस्पताल व इनमें 37% बिस्तर निजी क्षेत्र में हैं, यानी कि अभी भी बहुत सारा काम सरकारी क्षेत्र के अंदर किया जाना बाकी है। अब भारत में राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं पर सिर्फ 1.4% ही व्यय किया जा रहा है। इसको 2% करने की बात की गई है कि इसको बढ़ाया जाए। तो हम कह सकते हैं कि कुल व्यय में शिक्षा और स्वास्थ्य पर अनुपात बढ़ाया जाना चाहिए। अब आती है पोषण की बात। पोषण यानी कि अच्छा खाना, है ना, कि खाली जीना ही जीना नहीं है, स्वस्थ होकर जीना। तो एक दिन में एक व्यक्ति को शहरों में 2100 कैलोरी और गांव में करीब 2400 कैलोरी चाहिए, है ना, एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीने के लिए। तो इसमें ये कहा गया कि ये ज़रूरी नहीं है कि केवल निर्धन व्यक्ति में ही पोषण का अभाव हो, अमीर व्यक्तियों में भी पोषण का अभाव हो सकता है, क्योंकि आप ढंग के सैलड नहीं खा रहे, फ्रूट्स नहीं खा रहे, दूध नहीं ले रहे, तो और आप ऐसा खाना खा रहे हो जो पोषण कम दे रहा है, तो अमीर व्यक्ति भी पोषण उसमें कम हो सकता है। तो अगर पोषण का हमें स्थिति देखनी है तो कुपोषण की बात की जाए कि भारत में कुपोषण का क्या स्तर है। अब देखिए, अगर 2004 में हम देखें तो इससे ये हमें पता चलता है कि 4 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनमें वज़न जितना होना चाहिए उतना है या नहीं। तो बिहार में करीब 56% बच्चे ऐसे थे 4 वर्ष तक के जिनमें वज़न उनका कम था। इसी तरह मध्य प्रदेश में 60, राजस्थान में 39.9, उत्तर प्रदेश में 42, उत्तराखंड में 38%, महाराष्ट्र में 37 और पंजाब में करीब 24.9% बच्चे कुपोषण के शिकार थे, है ना। तो ये अखिल भारत अगर देखें तो 42%, 42.5% बच्चे ऐसे हैं जो कि कुपोषण के शिकार हैं। तो कुपोषण में माता की पोषण की स्थिति, लड़कियां स्वस्थ होंगी तो बच्चे स्वस्थ होंगे। फिर माता अगर शिक्षित होगी तो स्वस्थ होगी। माता की आयु, अगर कम उम्र में बच्चे हो गए तो बच्चे स्वस्थ नहीं हो सकते, क्योंकि माँ स्वस्थ नहीं है, कम उम्र की है। प्रसव से पहले डॉक्टर की जांच है या नहीं, सलाह है या नहीं, दवाइयों का सेवन किया या नहीं। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निर्धनों को समय पर खाद्यान्न का वितरण नहीं हो पा रहा था, तो राशन और उनको सब पर ध्यान दिया गया। फिर समग्रीकृत बाल विकास सेवाओं का विस्तार, जैसे आंगनबाड़ी इत्यादि, इन सब से माताओं को स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी और उनको सुविधाएं देने की कार्यक्रम किया गया। फिर मिड डे मील से स्कूल में बच्चों को 1995 में मिड डे मील लागू किया गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में ही खाना मिले, ऐसी व्यवस्था की गई। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत में बहुत विकास हुआ है, बहुत चीज़ें बेहतर हुई हैं। हरित क्रांति से, रोज़गार संवर्धन से और समावेशी विकास से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन बहुत अभी और बेहतर किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो ये हमने मानवीय संसाधन के बारे में बात की। ये क्वेश्चंस हैं जो आप देख लें और अगर इनको आप कर सकते हैं। आपको PDF में ये मटेरियल मैं दे रही हूँ। इस प्रकार से आप इस चैप्टर को वापस से पढ़ करके कुछ समस्या हो तो आप पर्सनली